हेलो दोस्तों, तो आज नेक्स्ट एडू क्लासेस आपके लिए लाया है सजेशन वीडियो। जिन्होंने भी सीवी का फुल प्लेलिस्ट नहीं देखा है या सीवी से कुछ भी नहीं समझा है तो इस सजेशन वीडियो को फॉलो करें। ये एग्ज़ाम के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इस मैराथन में बने रहिए। ये एक वन शॉट वीडियो है जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे आपके। तो सिलेबस इस तरह है कि पहला है मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, जिसमें से दो क्वेश्चंस आएंगे। कोई एक अटेम्प्ट करना होगा जो कि 25-25 मार्क्स का रहेगा। तो ये लास्ट ईयर का आपका PYQ है, 2024 में आया था। मॉड्यूल 1 से 2 क्वेश्चंस जिसमें से कोई एक करना था और मॉड्यूल 2 से 2 क्वेश्चंस जिसमें से भी कोई एक करना था। तो हम कौन सा एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। मान लीजिए आपको एग्जाम्स में ये दोनों क्वेश्चंस आते हो, आपको क्वेश्चन नंबर 1 भी आता है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी आता है, लेकिन आपको उसी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिसमें आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो कि आप ज़्यादा करके बड़ा करके आंसर्स को लेंदी बना करके लिख सकते हैं। वही आंसर्स आपको लिखना है। ये नहीं कि आपने जस्टिस और लिबर्टी को चूज़ कर लिया लेकिन एक पेज लिखा उसके बाद रुक गए, ऐसा नहीं। तो उसी आंसर्स को अटेम्प्ट करना होगा जिसमें आप 400 वर्ड्स एटलीस्ट कंप्लीट कर पाओ, आप कम से कम 3 पेज तो लिख ही पाओ। तो ये था आपका अटेम्प्ट करने का तरीका कि जिसमें आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा लगे, जिसको आप ज़्यादा अच्छे से लिख पाओ, आप उसी आंसर्स को अटेम्प्ट करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सजेशन क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए, ये पेपर में रहेगा ही रहेगा। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये 25 मार्क्स का रहेगा आपका, जिसमें आपको रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट बताना है कि रूल ऑफ लॉ है क्या, फिर उसका सिग्निफिकेंस बताना है। सिग्निफिकेंस मीन्स कि रूल ऑफ लॉ का इम्पॉर्टेंस क्या है। तो हम लोग का जो आंसर्स रहेगा, कोई भी आंसर्स, जो भी आंसर्स आप अटेम्प्ट करोगे वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला आपका जाएगा इंट्रोडक्शन, दूसरा आपका जाएगा बॉडी और थर्ड आपका जाएगा कॉन्क्लूजन। आपको आंसर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करना होता है। हम इस 3 पार्ट में डिवाइड क्यों करते हैं आंसर्स को, क्योंकि जब ये आंसर्स 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो टीचर को मौका मिल जाता है कि वो स्टेप मार्किंग दे। मान लो 25 नंबर का, मान लो क्या है ही 25 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ और सिग्निफिकेंस। आपने डायरेक्ट लिख दिया रूल ऑफ लॉ, उसका सिग्निफिकेंस मिला के 2 पेज लिख दिया। टीचर क्या करेगा, आपको 25 में से पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, वो 10 मार्क्स आपको दे देगा नॉर्मली अगर आपने लिखा तो। लेकिन वही अगर आप ये 3 पार्ट को फॉलो करते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, तो वो आपको स्टेप मार्किंग देगा। जैसे मान लो इंट्रोडक्शन आपका अच्छा लगा तो वो 6 मार्क्स दे दिया, बॉडी अच्छा लगा तो वो 7 मार्क्स दे दिया और फिर कंक्लूजन पे मार्क्स दे दिया। इससे आपका क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाओगे आप, और आपका आंसर भी लेंदी होगा जब आप आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड करोगे। तो हम लिखते कैसे हैं, फर्स्ट हम लोग जाएंगे इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखते हैं कि रूल ऑफ लॉ अगर पूछा है, जो कुछ भी क्वेश्चन में पूछा है उसके बारे में जस्ट एक शॉर्ट इंट्रो दे दिए कि रूल ऑफ लॉ क्या है क्या नहीं है, वो इंट्रो में डाल दिए। बॉडी में क्या जाता है, मेन कॉन्सेप्ट, मतलब मेन जो चीज़ पूछा जा रहा है, यानी कि बॉडी में जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ और फिर हेडिंग डाल के सिग्निफिकेंस, और थर्ड में आपका चला जाएगा कॉन्क्लूजन। ये हुआ आपका पूरा आंसर कंप्लीट। तो चलिए हम लोग आंसर्स को समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो यहाँ पे बाय मिस्टेक फर्स्ट सिग्निफिकेंस आ गया है। जब आपको PDF टेलीग्राम में दिया जाएगा तो वहाँ पे रेक्टिफाई कर दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना PDF के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, यानी कि इसका इंट्रोडक्शन। द रूल ऑफ लॉ मीन्स डैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के नज़र में हर कोई बराबर है, यही है रूल ऑफ लॉ का मतलब, कि जो हमारा कानून है उसके नज़र में अमीर गरीब ये सब में कोई भेदभाव नहीं है। गवर्नमेंट हो या पावरफुल पीपल हो, किसी में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही इसका मेन प्रिंसिपल है। जैसे डेमोक्रेसी, जस्टिस, फेयरनेस, इक्वलिटी इन सोसाइटी। रूल ऑफ लॉ को क्या करना है, रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेसी को फॉलो करता है, यानी कि वोट देने का राइट हो गया आपका। जस्टिस यानी कि सबको बराबर से सभी को न्याय मिले फेयरनेस तरीके के साथ, और कानून के नज़र में सभी कोई इक्वल है। ये है रूल ऑफ लॉ का मीनिंग।
ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डालना ही डालना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ वॉज गिवन बाय A.V. डाइसी। A.V. डाइसी एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे और साथ साथ स्कॉलर भी थे। इन्होंने ही रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट दिया, जिसका मतलब होता है इट मीन्स दैट द लॉ इज़ द हाइएस्ट अथॉरिटी। इसका मतलब होता है कि लॉ जो है वो सबसे ऊपर है, एंड एवरी पर्सन, कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन, या वो रिच हो या वो पुअर हो, उसे इस रूल ऑफ लॉ को फॉलो ही करना पड़ता है। और कानून के नज़र में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाएगी। अगर कोई अमीर चोरी करे या गरीब चोरी करे, चोरी का सज़ा एक ही है। तो यानी कि कानून के नज़र में सब कोई क्या है, इक्वल ही हैं। तो ये चला जाएगा आपका इंट्रो पार्ट में। ये क्या चला जाएगा, ये है आपका इंट्रोडक्शन। ये पूरा पार्ट आपका इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद आप सेकंड पार्ट में डिवाइड करोगे। मेन पॉइंट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ नहीं लिखे, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो आप बोल्ड करके हेडिंग दोगे कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये आपका बॉडी अब स्टार्ट हो जाएगा, यानी इंट्रोडक्शन कंप्लीट, बॉडी स्टार्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ ये आपका मेन हेडिंग चला गया। इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट ये भी बोल्ड हेडिंग ब्लैक में जाएगा, 1 नंबर पॉइंट दे करके कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। फिर आप इसके अंदर में लिखोगे कि एवरी पर्सन इज ट्रीटेड इक्वली। सेम लॉ के अंदर सारे पर्सन्स इक्वली ट्रीट होंगे, कोई भी स्पेशल लॉ किसी के लिए नहीं बनाया गया, चाहे वो मिनिस्टर्स हो या ऑफिसर्स हो। यहाँ पे समझने के लिए एग्जाम्पल दे दिया गया है, आप एग्जाम्पल्स अगर याद हो तो लिख सकते हो आंसर को लेंदी बनाने के लिए, ठीक है, वरना स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। सेकेंड नंबर पॉइंट है कानून के नज़र में सब बराबर हैं, नो वन इज़ अबव द लॉ। कानून के ऊपर कोई नहीं, सब कुछ कानून है। तो द गवर्नमेंट एंड इट्स ऑफिशियल मस्ट ऑल्सो फॉलो द लॉ। जो हमारी सरकार है, जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, उन्हें भी लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि पुलिस ऑफिसर को कैन नॉट अरेस्ट समवन विदाउट अ वैलिड रीज़न। बिना कोई रीज़न के पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। हम पहले ही बोल चुके हैं कि एग्जाम्पल को आप स्किप भी कर सकते हो, और अगर याद रहे वहाँ पे, अगर आपको आंसर को लॉन्ग बनाना है तो आप एग्जाम्पल डाल सकते हो। थर्ड नंबर है लॉ प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल राइट्स। लॉ जो है, कानून है, वो हर किसी इंडिविजुअल्स के राइट को प्रोटेक्ट करके रखता है। रूल ऑफ लॉ प्रोटेक्ट पीपल्स लाइफ। हम लोग का जो कानून है वो हमारे लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, हमारे फ्रीडम को। लिबर्टी मीन्स क्या होता है, फ्रीडम। और हमारे प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम मिसयूज ऑफ पावर। कोई भी अपने पावर के थ्रू हमारे प्रॉपर्टी का मिसयूज ना करे, तो इसके लिए भी लॉ हर किसी इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट करके रखता है। अगर आपके राइट का कोई मतलब मिसयूज कर रहा है तो आप जा करके कानून की मदद ले सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल, इफ समवन प्रॉपर्टीज इज टेकन अवे विदाउट द रीज़न। बिना कोई रीज़न का आपका कोई प्रॉपर्टी ले लिया तो आप जस्टिस के लिए कोर्ट में जा सकते हो, कानून आपके लिए है। फोर्थ वन इज इंडिपेंडेंट ज्यूडिशियरी। द कोर्ट आर फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर। ये जो कोर्ट का पार्ट है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, अदर लोअर कोर्ट्स हो गए, तो ये पॉलिटिकल प्रेशर से फ्री है। कोई भी पॉलिटिकली दबाव इसके ऊपर नहीं रहेगा, ये फेयर डिसीजन लेगा। तो इसमें क्या आ जाता है एग्जाम्पल में, द सुप्रीम कोर्ट कैन कैंसिल एनी लॉ दैट गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट कोई भी लॉ को कैंसिल कर सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बनेगी। मान लो पार्लियामेंट कोई लॉ बनाया, ठीक है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो उस लॉ को कैंसिल कर दे, वो उस लॉ को क्या कर दे, कैंसिल कर दे। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है। तो ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ में आपने बता दिया कि क्या होता है रूल ऑफ लॉ और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो रूल ऑफ लॉ और थोड़ा बड़ा बनाने के लिए आपने इसमें क्या डाल दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। एक छोटा सा हेडिंग डाल करके आपको डाल देना है इंपॉर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, ठीक है। आपने क्या कर दिया, इंपॉर्टेंस हेडिंग डाल दिया, और इसमें इट मेंटेन्स जस्टिस एंड फेयरनेस इन सोसाइटी। ये जस्टिस और फेयरनेस सोसाइटी में बना के रखता है, पावर का मिसयूज़ होने नहीं देता, और सिटीजन्स के राइट को भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये छोटा सा इंपॉर्टेंस हेडिंग डाल के आपने एक छोटी सी चीज़ लिख दी, जिससे आंसर भी लेंदी हो गया और टीचर को पता भी चल गया कि आपको 3 पॉइंट्स इसके बारे में पता है। उसके बाद का जो पॉइंट आता है आपका, वो आता है सिग्निफिकेंस। अब आपको हेडिंग डाल के लिखना है सिग्निफिकेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये पॉइंट वाइज दिया गया, याद करना बिल्कुल आसान है। इंश्योर्स इक्वलिटी बिफोर लॉ। कानून के नज़र में सब बराबर है, ये इंश्योर करता है रूल ऑफ लॉ। सारे सिटीजन्स इक्वली ट्रीट हो, बिना कोई भेदभाव के, कास्ट, वेल्थ, ये सब चीज़ से में उन्हें भेदभाव ना किया जाए। पावर का मिसयूज़ ना हो। गवर्नमेंट कैन नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स ओन विल। गवर्नमेंट अपने मर्जी से कोई काम ना करे, लॉ के अकॉर्डिंग काम करे, तो लॉ को फॉलो करना मस्ट है।
लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाता है। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स के कोई अवहेलना करता है, उसके खिलाफ जाता है या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये हमारी मदद करेगा लॉ के अकॉर्डिंग। सेफगार्ड्स द राइट एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, हमारे राइट को बचा के रखता है, हमारे फ्रीडम्स को बचा के रखता है। जस्टिस और फेयरनेस को प्रमोट करता है। लॉज आर अप्लाइड यूनिफॉर्मली इंश्योरिंग फेयरनेस इन डिसीजन। यूनिफॉर्मली मतलब पूरे मतलब हमारे इंडिया में लॉ एक ही है, कानून एक ही है। ये नहीं कि आज कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में कोई और लॉ है और कहीं पे कोई और लॉ है। लॉ क्या है? यूनिफॉर्म है, सबके लिए एक ही कानून है और ये फेयरनेस तरीके से डिसीजन लेता है। लॉ ऑर्डर मेंटेन करता है। ये स्टेबल और पीसफुल प्रोसेस है। डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करता है। इंश्योर दैट द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल, ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए जवाबदेही हो, मतलब अगर वो कुछ भी करे तो अपने लोगों को जवाब दे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लीगल रेमेडीज देता है, प्रोवाइड करता है। सिटीजन्स कैन अप्रोच कोर्ट इफ देयर राइट्स आर वायलेटेड, वही चीज़ सिटीजन्स कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकते हैं अगर उनके राइट्स वायलेट हुए हैं तो। लिमिट्स गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी को लिमिट करता है, मतलब अगर मान लो किसी के पास बहुत पावर आ जाएगा और वो इसका मिसयूज़ करने लगेगा तो ये तो गलत बात है ना। इसलिए इसके भी ऊपर क्या है, पावर का मिसयूज़ ना हो, इसीलिए है रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून, यानी कि नियम और कानून जिसको फॉलो गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा। नो वन इंक्लूडिंग रूलर्स इज अबव द लॉ, जो रूलर है जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है। सबसे ऊपर, सबसे सुप्रीम पोजीशन पे हमारा क्या है, लॉ है। ये ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है कि जो भी हो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। गवर्नमेंट एक्शंस आर सब्जेक्टेड टू लीगल स्क्रूटिनी, अगर गवर्नमेंट कोई भी काम करता है अगर वो गलत होता है तो उसके ऊपर लीगल एक्शंस लिया जा सकता है। तो ये हमारा आंसर्स पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। पहले हम इंट्रोडक्शन डालेंगे, फिर बॉडी में चला जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, इम्पॉर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, फिर सिग्निफिकेंस, और सिग्निफिकेंस के बाद आपका चला जाएगा कॉन्क्लूजन, जिसमें आपको 3 मार्क्स तो कॉन्क्लूजन के लिए रहता ही है। तो दस इंडिया फॉलोज अ फ्लेक्सिबल सेपरेशन ऑफ पावर वेयर ईच ऑर्गन वर्क्स इंडिपेंडेंटली बट ऑल्सो कंट्रोल्स द अदर थ्रू चेक्स एंड बैलेंसेस। इंडिया जो है वो फ्लेक्सिबल सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो करता है, ठीक है, और ये हर ऑर्गन अपना काम अच्छे से करे, इंडिपेंडेंटली करे, ये चीज़ ये देखता है, और अपने पावर का यूज़ सही से करे, मिसयूज़ ना करे पावर का, ये चीज़ ये देखता है। तो आंसर्स 3 पार्ट में डिवाइड थे, आपका फुल आंसर कंप्लीट हो गया। सेकेंड नंबर है सोवर्निटी ऑफ इंडिया, मीनिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस। ये क्वेश्चंस में आपका पूछेगा कि सोवर्निटी क्या है, उसका मीनिंग क्या है और उसका कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पॉर्टेंस क्या है। तो पहले हम लोग, जैसा हम लोग का आंसर का पैटर्न है, पहले डालेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में पहले बताएंगे कि सोवर्निटी है क्या, मतलब जस्ट मीनिंग से थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा अलग, जो एक अलग हेडिंग भी चला जाए और थोड़ा लेंदी भी हो जाए आंसर। सोवर्निटी मीन्स द सुप्रीम एंड अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट टू गवर्न इटसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। सोवर्निटी मतलब होता है कि जो सुप्रीम पावर है वो अपने इंडिया के पास है, कोई भी एक्सटर्नल पावर आके हम लोग के नेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकती। पहले जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था तो हम लोग के पास में सोवर्निटी जो था वो नहीं था। 1947 के बाद जब इंडिया को फ्रीडम मिली तब जाकर के उसे सोवर्निटी मिला, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हम लोग के कंट्री में आके नहीं कर सकता, हमारे डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकता। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट सोवर्निटी सिग्निफाइज दैट इंडिया इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोवर्निटी का मतलब होता है कि इंडिया पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, ठीक है। द सोवरेन इज क्लियरली मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाईलाइटिंग इंडियाज इंडिपेंडेंट स्टेटस, और ये सोवरेन वर्ड हमारे प्रीएम्बल में भी ऐड है और ये हाईलाइट करता है कि हमारा जो नेशन है उसका स्टेटस क्या है, कि वो एक इंडिपेंडेंट नेशन है, किसी भी बाहर के इंटरफेरेंस से फ्री है। तो ये चला गया इंट्रोडक्शन में। फिर आता है बॉडी। बॉडी में क्या जाएगा, जो आपका मेन क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि मीनिंग और सिग्निफिकेंस। तो मीनिंग क्या है इसका, सोवर्निटी रिफर्स टू द हाईएस्ट पावर ऑफ द स्टेट टू मेक लॉज एंड पॉलिसीज। ये सबसे हाईएस्ट पावर है सोवर्निटी का, वो अपना लॉ खुद बनाएगा, अपने पॉलिसीज खुद बनाएगा। इट मीन्स इंडिया इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी फॉरेन कंट्री, किसी भी फॉरेन कंट्री और फॉरेन अथॉरिटी के कंट्रोल में इंडिया नहीं है।
उसके बाद आएगा इट इंक्लूड्स बोथ इंटरनल सोवर्निटी एंड एक्सटर्नल सोवर्निटी। दो टाइप के सोवर्निटी होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अथॉरिटी विथ इन द कंट्री, कंट्री के अंदर जो हम लोग की अथॉरिटी है, और एक्सटर्नल सोवर्निटी मतलब फॉरेन कंट्रोल के में नहीं आता, हम लोग फ्रीडम है हम लोग के पास, हम लोग का फॉरेन कंट्रीज हम पे आके कंट्रोल नहीं कर सकता। इंटरनली द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू गवर्न पीपल एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अंदर में मतलब अपने नेशन में गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो पीपल को गवर्न करे और लॉ और ऑर्डर बना करके रखे। एक्सटर्नली इंडिया कैन कंडक्ट इट्स ओन फॉरेन रिलेशन एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। और एक्सटर्नली सोवर्निटी के अकॉर्डिंग इंडिया अपना फॉरेन रिलेशन खुद तय करेगा कि उसको किसके साथ अच्छा रिलेशन रखना है, क्या एक्शन लेना है, ये सारा इंडिया खुद ही डिसीजन लेगा। और इंटरनेशनल एग्रीमेंट किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना है, ये भी इंडिया खुद ही डिसीजन लेगा। तो सोवर्निटी ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द आइडिया ऑफ पॉपुलर सोवर्निटी। सोवर्निटी ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि हम लोग पॉपुलर सोवर्निटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि जो अल्टीमेट पावर है वो पीपल के हाथ में है। क्यों? क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव होता है इंडिया का, उसे चूज़ कौन करता है? पीपल चूज़ करते हैं। हम लोग वोट देते हैं ना, 18+ एज के बाद हम लोग वोट देते हैं। ये हमारे डेमोक्रेसी को दिखाता है, जहाँ पे वोटिंग सिस्टम है, लोग वोट देके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। तो अल्टीमेट पावर किसके पास है? पीपल के हाथ में है। तो ये हो गया आपका मीनिंग। इसमें 2 टाइप्स बता देना है। वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आंसर 25 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो आंसर को भी हम लोग को लेंदी करना पड़ेगा। फिर आता है इंटरनल सोवर्निटी, द पावर ऑफ द स्टेट टू मेक लॉज विद इन इट्स टेरिटरी। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर इट्स इंटरनल मैटर्स। इंडियन गवर्नमेंट का पूरी कंट्रोल अपने नेशन के मैटर्स में है। अपने टेरिटरी के अंदर वो कोई भी लॉ बना सकता है और उसे फॉलो कर सकता है। अपना मैटर्स खुद संभालना है, मतलब इंटरनल सोवर्निटी। एक्सटर्नल सोवर्निटी मतलब कि बाहर के नेशन के कंट्रोल से फ्री है इंडिया, इंडिया अपना डिसीजन खुद ले सकता है। तो ये 2 टाइप्स ऑफ सोवर्निटी हैं। तो क्वेश्चन का हमारा मीनिंग कंप्लीट हो गया, इंट्रोडक्शन बता दिए, मीनिंग कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस। कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस इसका क्या है? फिर आप लोग को हेडिंग डालना है, जो भी बोल्ड से हेडिंग दिया गया है वो बोल्ड से ही हेडिंग डालना है, ब्लैक पेन से। कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस ऑफ सोवर्निटी। उसके बाद फिर एक इंट्रो टाइप लिखना है कि जो सोवरेन वर्ड है वो हमारे प्रीएम्बल में शो करता है। प्रीएम्बल में ये वर्ड डाला गया है इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद से। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ है हम लोग के लैंड का। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अपने कंट्री के लिए लॉ बनाए। इंडिया इज़ फ्री टू फ्रेम, इंडिया फ्री है इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली पॉलिसीज़ बनाने के लिए। द कंट्री कैन एंटर इनटू ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स विद अदर नेशन। हमारा जो कंट्री है वो अदर नेशंस के साथ ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट साइन कर सकता है। ये भी पूरी डिसीजन इंडिया का ही होगा, कोई भी प्रेशर नहीं है। नो एक्सटर्नल पावर कैन इंटरफेयर इन इंडियाज़ इंटरनल अफेयर्स। हम लोग के इंटरनली नेशन में क्या आ रहा है, कोई भी एक्सटर्नल पावर आके इंटरफेयर नहीं करेंगे। सोवर्निटी इंश्योर्स, सोवर्निटी इंश्योर करता है कि सब में एकता बनी रहे और इंटीग्रिटी हमारे नेशन में बनी रहे। इट स्ट्रेंथन द इंडियाज़ पोजीशन एज एन इंडिपेंडेंट नेशन इन द वर्ल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ये इंडिया के पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करता है कि हम लोग का जो नेशन है वो इंडिपेंडेंट है। पूरे वर्ल्ड में ये इस चीज़ को दर्शाता है कि हम लोग के पास सोवर्निटी है, हम लोग बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर से अलग हैं। द पीपल आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि वो डेमोक्रेसी वाला बात है, पीपल के पास अल्टीमेट ये है सोर्स है अथॉरिटी का। वो वोट देते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। इलेक्शंस रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द पीपल एंश्योरिंग पॉपुलर सोवर्निटी। पॉपुलर सोवर्निटी मतलब वही हो गया कि डेमोक्रेसी को बनाए रखना, 18+ वोट करना, रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करना जो अपने नेशन को चलाएंगे। तो इलेक्शन इसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। अब हम लोग थोड़ा डालेंगे लिमिटेशंस। इन टूडेज वर्ल्ड सोवर्निटी इज़ नॉट एब्सोल्यूट, मतलब अभी के मॉडर्न एरा के अकॉर्डिंग सोवर्निटी एब्सोल्यूट नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनाइटेड नेशन इन्फ्लुएंस ग्लोबल डिसीजंस। जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस, ये हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब बदलने की कोशिश करते हैं, हमें आइडियाज़ देते हैं, लेकिन एट लास्ट हमें अपना ही चीज़ फॉलो करना है। लेकिन डिसीजन को चेंज करने में एक आइडिया देता है यूनाइटेड नेशन, इसीलिए ये फ्लेक्सिबल नहीं है, थोड़ा मतलब पूरे तरीके से एब्सोल्यूट नहीं माना जाएगा इसे।
पूरे तरीके से एब्सोल्यूट क्यों नहीं माना जाएगा? हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे मतलब इंटरनल मैटर्स को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस यूनाइटेड नेशन कर सकता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल लॉज में अफेक्ट नेशनल पॉलिसीज। बाहरी दुनिया में जो भी चीज़ चल रही है वो हमारे इंटरनेशनल लॉ में भी थोड़ी बहुत अफेक्ट डाल सकती हैं, हम उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। However, India voluntarily accepts such limitations while maintaining its independence. तो इंडिया भी चीज़ों को वो मेंटेन करके चलता है, इस लिमिटेशंस को लेके चलता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें तो बाहर की भी देखनी होंगी, और लेकिन अपना इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी बरकरार रखते हुए। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस हो गया। लास्ट में कंक्लूजन लिख के बोल्ड हेडिंग से ब्लैक पेन से आप कंक्लूजन लिखोगे और आंसर को कंप्लीट करोगे। 10 सोवर्निटी इज़ अ फंडामेंटल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक फंडामेंटल फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंश्योर करता है इंडिया का इंडिपेंडेंस, अथॉरिटी और डिग्निटी। ये एम्पावर करता है कंट्री को कि अपना कंट्री हम लोग खुद चलाएं, डिसीजंस खुद लें, सारा जो पावर है, मेन पावर पीपल के हाथ में है, वही चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया, इज इट रिजिड और फ्लेक्सिबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम के लिए मस्ट है कि आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। तो वैसे ही हम लोग आंसर्स को स्टार्ट करेंगे। पहले डालेंगे इंट्रोडक्शन बोल्ड हेडिंग में, उसके बाद इसका लिखेंगे इंट्रोडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर रेफर करता है कि पावर को कैसे सेपरेट, मतलब क्या होता है, अलग करना, पावर्स को डिवाइड करना, पावर्स को डिवाइड करना, उसी को कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये पावर्स डिवाइड कैसे होते हैं? 3 ऑर्गन्स में पावर्स डिवाइड किए जाते हैं। पहला है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेचर में कौन आता है? जो लोग लॉ बना रहे हैं, जो लॉ बनाएंगे वो लेजिस्लेचर में। इस लॉ पे जो काम करेगा वो एग्जीक्यूटिव, जो इस लॉ को एग्जीक्यूट करेगा वो एग्जीक्यूटिव। और जुडिशियरी जो इस लॉ के खिलाफ जाएगा, जो भी अगेंस्ट जाएगा लॉ के, उसको मिलेगी क्या? पनिशमेंट। तो ये कौन देगा? जुडिशियरी। ठीक है, तो 3 ऑर्गन्स में पावर्स डिवाइड हुए हैं, यानी कि सेपरेट हुए हैं पावर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। दिस कॉन्सेप्ट गिवन बाय मॉन्टेस्क्यू। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? मॉन्टेस्क्यू। जैसे रूल ऑफ लॉ हम लोग पढ़े, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एवी डाइसी ने। उसी तरह सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? मॉन्टेस्क्यू ने। तो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, इसका एम क्या है? इट एम्स टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी बाय इंश्योरिंग दैट नो सिंगल ऑर्गन बिकम्स टू पावरफुल। ये इंश्योर करता है कि कोई भी एक सिंगल मतलब ऑर्गन मोस्ट पावरफुल ना बन जाए, इसीलिए पावर को डिवाइड कर देता है। पावर डिवाइड करने से लोग एक दूसरे पे क्या हो जाते हैं? डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो अपने आप को ओवर पावरफुल फील नहीं कर पाते। ठीक है, इसीलिए पावर्स को डिवाइड कर दिया गया है कि कोई भी ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए और ज़्यादा पावरफुल फील ना करने लगे, जिसके वजह से वो मिसयूज़ ना करे अपने पावर को। इसीलिए पावर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मीनिंग क्या है सेपरेशन ऑफ पावर का? मेन ऑफ बॉडी, यानी कि ये क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन ये है। इट मीन्स दैट द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट आर डिवाइडेड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स। इसका मतलब है जो गवर्नमेंट का फंक्शन है वो डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड होगा। ईच ऑर्गन्स परफॉर्म इट्स ओन रोल विदाउट इंटरफेरेंस। हर ऑर्गन अपना रोल खुद प्ले करेगी, जो उसे काम करना है, जो उसकी ड्यूटी है वो परफॉर्म करेगी बिना किसी अदर ऑर्गन के इंटरफेरेंस के। इट इंश्योर्स दैट पावर इज नॉट कंसंट्रेटेड इन वन हैंड। ये इंश्योर करता है कि किसी एक के हाथ में पूरा पावर नहीं हो, पावर्स डिवाइड हो। इट प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। ये प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि लोग ट्रांसपेरेंटली चीज़ को देख पाएँ कि उनकी गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो ये जो पावर डिवाइड हुआ है ये बॉडी के अंदर ही आ रहा है, मतलब मीनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर ही ये वाला हेडिंग आ रहा है, सब हेडिंग है ये। 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। पहला है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या है? मेक लॉज फॉर द कंट्री। ये लॉ बनाता है कंट्री के लिए। कौन? अब लेजिस्लेचर में कौन आएगा? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट आगे आपका सेंट्रल लेवल पे लॉज बनाएगी और स्टेट लेजिस्लेचर आपका स्टेट लेवल पे लॉज बनाएगी।
फिर आता है एग्जीक्यूटिव, मतलब अब ये दोनों जो चीज़ें, ये लॉ को तो बना दी, अब इस पर काम जो करेगा, जो इम्प्लीमेंट करेगा, इस लॉ को एनफोर्स में लाएगा, वो होता है एग्जीक्यूटिव। जैसे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जुडिशरी, प्रेसिडेंट नहीं। ठीक है, ये जो प्रेसिडेंट है ये इसमें नहीं आएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट आएगा लेजिस्लेचर वाले पार्ट में। ठीक है, ये आप लोग ऐड कर लेना, रेक्टिफाई करके आप लोग को दे दिया जाएगा पीडीएफ में। यानी कि जो लॉ को एनफोर्स करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, वो कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर और जुडिशरी, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर थर्ड ऑर्गन आपका क्या आता है? थर्ड ऑर्गन है जुडिशरी। जुडिशरी जो लॉ को सही से देखे कि लॉ सही से फॉलो हो रहा है कि नहीं। अगर कोई लॉ के अगेंस्ट जाता है, लॉ कानून तोड़ता है, तो उसको सज़ा देने के लिए बनाया गया है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो 3 ऑर्गन्स में डिवाइड थे, इसी को कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, कि किसी एक के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर ना हो जाए कि वो पावर का मिसयूज़ कर दे। ये वाली चीज़ नहीं लिखनी है। इसी के अंदर आपका जाएगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये मेन हेडिंग जाएगा। ठीक है, 3 ऑर्गन्स हमने बता दिया। उसके बाद जाएगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर को करने के पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? 3 फिर हम लोग लिखेंगे। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पार्ट में डिवाइड किया गया। इसका एम यही है, जस्टिस देना, किसी एक के हाथ में ज़्यादा पावर ना आ जाए। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि पावर का मिसयूज़ ना हो पाए, टू प्रिवेंट मिसयूज़ ऑफ पावर। इसीलिए ब्रांचेज में डिवाइड कर दिया गया है। रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना कि जो रूल ऑफ लॉ है वो बना रहे, कानून सबसे ऊपर रहे। टू मेंटेन चेक्स एंड बैलेंसेज, ईच ब्रांच कीप अ चेक ऑन द अदर टू मेंटेन बैलेंस एंड अवॉइड करप्शन और डिक्टेटरशिप। हर एक ब्रांच एक दूसरे पे निगरानी रखेगा कि कोई अदर ब्रांच कुछ गलत ना करे, कुछ करप्शन ना हो और ये बैलेंस बना रहे। एक दूसरे पे चेक करना है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि जो लेजिस्लेचर वाला पार्ट है वो सही लॉ बनाया है कि नहीं, एग्जीक्यूटिव सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स, ये इंडिविजुअल राइट्स को, हर किसी इंडिविजुअल पर्सन के राइट को प्रोटेक्ट करके रखेगा कि किसी के साथ अनफेयर ना हो। To ensure efficient functioning of government, when each branch focuses on its own duty, making, implementing and interpreting laws, the government make work more smoothly and effectively. अगर हर ब्रांच सिर्फ अपने काम पे फोकस करेगा, मतलब जिसका लॉ बनाना है वो अच्छे से लॉ बना रहा है, जिसको इम्प्लीमेंट करना है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो लॉस को इंटरप्रेट कर रहा है उसको सज़ा देना है तो वो अपना काम अच्छे से कर रहा है, तो बहुत स्मूथली हम लोग का गवर्नमेंट चलेगा। किसी एक पे प्रेशर नहीं रहेगा कि किसी एक को ही करना है। अगर किसी एक इंसान के ऊपर सारा प्रेशर डाल दिया जाएगा तो वो काम कभी भी स्मूथली नहीं हो पाएगा, वो बहुत ज़्यादा ही खराब हो जाएगा। इसीलिए पावर्स को डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये इसी के साथ हमारा सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स इक्वलिटी, रेफर आर्टिकल 14 to 18। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 के अंदर में आता है, तो हमें इसे एक्सप्लेन करना होगा कि क्या क्या आर्टिकल्स दिए गए हैं और इक्वलिटी है क्या। तो पहले इक्वलिटी का डेफिनेशन डालना होगा इंट्रोडक्शन में। इक्वलिटी इज़ द कोर प्रिंसिपल, ये कोर प्रिंसिपल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि हर सिटीजन्स कानून के, कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में इक्वल हैं और उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाए, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाए, कोई भेदभाव ना हो। तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल 14 से 18 में चीज़ें दी गई हैं कि कैसे हर क्षेत्र में हमें इक्वल ट्रीट किया जाएगा। तो मेन बॉडी में हमारा आर्टिकल्स जाएगा। आर्टिकल 14 क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के नज़र में सभी कोई बराबर हैं, और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, कानून सभी कोई को इक्वल प्रोटेक्ट करेगा, मतलब कोई भी पर्सन लॉ के ऊपर नहीं है, हर इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। और ये डिस्क्रिमिनेशन से बचाव करता है, किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं करवाता है। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, कोई भी स्टेट रिलीजियन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी को भी। ये इंश्योर करता है कि सभी कोई को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, चाहे वो पब्लिक प्लेसेस हो या कोई भी जगह हो। इट अलाउज स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन, चिल्ड्रन एंड बैकग्राउंड क्लासेस बैकवर्ड क्लासेस। लेकिन इसके साथ जो आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इसके साथ एक लिमिटेशन आती है कि ये थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेशल प्रोविजन बनाया है वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए।
दिस हेल्प्स इन प्रमोटिंग सोशल इक्वलिटी। ये आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन प्रमोट करता है कि सोसाइटी में इक्वलिटी बनी रहे। फिर आता है आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी गारंटी करता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, बिना किसी भेदभाव के। गवर्नमेंट जॉब्स में रिलीजन, कास्ट को लेके कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन एक लिमिटेशन है इसका कि कुछ वीकर सेक्शंस और बैकवर्ड सेक्शंस को रिजर्वेशन दी गई है। ये इंश्योर करेगा कि फेयर एक्सेस मिले एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 17 में आता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत। अनटचेबिलिटी प्रैक्टिसेस को एबॉलिश करना, ख़त्म करना। डिक्लेयर इट्स इलीगल एंड पनिशेबल बाय लॉ। अगर कोई अनटचेबिलिटी को फॉलो करता है या उसे करता है तो वो इलीगल है और उसे कानून से सज़ा मिलेगी। प्रमोट्स डिग्निटी एंड इक्वलिटी फॉर ऑल सिटीजन। ये प्रमोट करता है डिग्निटी और इक्वलिटी कि सारे सिटीजन्स में डिग्निटी और इक्वलिटी बनी रहे, कोई भी इस चीज़ को फॉलो ना करे या प्रमोट ना करे। ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करता है। कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, अमीर गरीब, जात, ये सब चीज़ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो ये आर्टिकल उसे रिमूव करता है। आर्टिकल 18 है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ये प्रोहिबिट करता है स्टेट को कि किसी भी तरह का टाइटल किसी को ना दिया जाए, जैसे राय बहादुर, ज़मींदार, ऐसा टाइटल ना दिया जाए। तो ये रिमूव करता है टाइटल देना। मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स अलाउड है, जैसे डॉक्टर, मेजर, ये सब टाइटल्स अलाउ है, लेकिन इस टाइप के टाइटल्स नहीं दिए जा सकते। क्यों नहीं कि ये टाइटल एबॉलिश किया जाता है? ये प्रिवेंट करता है कि हायरार्की ना चले, मतलब अमीर गरीब की, ये राय बहादुर है, ये ऐसा मतलब स्टेजेस में ना बढ़ जाए, तो ये चीज़ सोशली ना हो। कंक्लूजन क्या है? आर्टिकल 14 से 18 ये इंश्योर करता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करे, सबको को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, सोशल जस्टिस प्रमोट करे, और ये एक वाइटल रोल प्ले करता है अपने सोसाइटी को एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाने में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये आपका मॉड्यूल 2 में आ जाता है, ठीक है। एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और डिस्कस द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। मतलब ये 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये 2 तरीके से पूछे जा सकते हैं, लेकिन आंसर वही रहेगा, ये जो आपको दिखाया जा रहा है आंसर में। आंसर्स को ऐसे ही लिखना है, पहले बोल्ड हेडिंग से डालना है इंट्रोडक्शन, कोई प्रेशर नहीं है, आप इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन डालिए, बॉडी में जो मेन क्वेश्चन पूछा गया है वो, और फिर कंक्लूजन, आंसर ख़त्म। इंट्रोडक्शन में डालेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है क्या। फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है सिटीजन्स पे, जो कि सिटीजन्स को फॉलो करनी चाहिए और उसे निभानी चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ये आर्टिकल 51A में मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। They were added later to ensure that citizens not only enjoy rights but also perform their duties। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये बाद में जा कर के ऐड हुआ, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं था, फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ बाद में 42nd अमेंडमेंट के तहत स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा इसे ऐड किया गया। क्यों ऐड किया गया? क्योंकि बोला गया, स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि अगर लोग को राइट्स मिला गया है, वो राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं अपने नेशन में रह के, तो उनको अपने नेशन के तरफ कुछ ड्यूटीज़ भी करनी चाहिए। तो इसीलिए ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई, और ये एनफोर्शिएबल इन कोर्ट नहीं है। मतलब कि अगर मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स आपका कोई अवहेलना करे तो आप कोर्ट में जा कर के केस कर सकते हो, लेकिन अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पूरा नहीं करते हो तो कोई कोर्ट केस ये सब नहीं होगा। इसीलिए ये कोर्ट में एनफोर्शिएबल नहीं है, नॉट एनफोर्शिएबल इन कोर्ट्स। मेन बॉडी में इसका बैकग्राउंड जाएगा कि ये आया कैसे, क्योंकि क्वेश्चन ही ये है। इनिशियली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू हुआ, जिसमें फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड था लेकिन ड्यूटीज़ इंक्लूडेड नहीं था। जैसे जैसे टाइम गया, इट वॉज फेल्ट दैट सिटीजन्स वे आर बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स बट इग्नोरिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जैसे जैसे टाइम गया ये फील किया गया कि जो सिटीजन्स हैं वो अपने राइट्स को लेकर अवेयर तो हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। तो इसी को बैलेंस करने के लिए राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज़ को हमारे सिस्टम में ऐड किया गया। इमरजेंसी के टाइम में गवर्नमेंट को इसकी नीड पड़ी कि हमें इस चीज़ को डिसिप्लिन के साथ और यूनिटी के साथ फॉलो करना ही होगा। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसे सजेस्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंज लाओ और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करो।
ये कमेटी रिकमेंड करती है सिटीजन्स को फंडामेंटल ड्यूटीज़। बेस्ड ऑन दिस रिकमेंडेशन, स्वरण सिंह के रिकमेंडेशन के ऊपर 42nd अमेंडमेंट के तहत 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किए गए। ये 10 फंडामेंटल्स पार्ट 4A में ऐड किए गए। पार्ट 4 में फंडामेंटल राइट्स है, ऐड करने पे क्योंकि राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज़ भी करना है, इसीलिए 4A ऐड कर दिया गया, जिसमें आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसमें सिर्फ जब स्टार्टिंग में ऐड किया गया था तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ था। उसके बाद 86th अमेंडमेंट के तहत 2002 में एक और ड्यूटी ऐड की गई। तो टोटल टिल प्रेजेंट अभी हमारे पास 11 ड्यूटी हैं टोटल करने को। और ये 11 जो ड्यूटी है ये एजुकेशन से रिलेटेड है कि बच्चों को एजुकेशन 6 to 14 एज तक दिया जाए। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आइडिया है ये यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यूएसएसआर मतलब रशिया। तो पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको। पहले इंट्रोडक्शन डालना है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है क्या, उसके बाद इसका प्रोसेस डालना है, कैसे कैसे ये ऐड हुआ, कौन लाया, कैसे नीड पड़ी। पहले 10 फंडामेंटल राइट ड्यूटीज़ था, फिर 11 हो गया। कहाँ से लिया गया, यूएसएसआर से लिया गया। उसके बाद कंक्लूजन आपको ऐड कर देना है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वेर इंट्रोड्यूस टू क्रिएट अ बैलेंस, राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस क्रिएट रहे, लोगों में डिसिप्लिन, यूनिटी और अपने नेशन की तरफ पैट्रियटिज्म फीलिंग बढ़ती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी इन इंडिया और इम्पोर्टेंस। मतलब क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का सिग्निफिकेंस बताना है और इम्पोर्टेंस बताना है। दोनों क्वेश्चन पूछा जाए, मान लो सिग्निफिकेंस नहीं पूछ के इम्पोर्टेंस पूछ दिया, आंसर वही रहेगा। और एक चीज़ याद रखो, ये जो बैकग्राउंड है इसके साथ, क्योंकि 25 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चन नंबर 5 के साथ मिला करके भी क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा सकता है। तो दोनों आंसर्स को आप मिला दोगे पैरा चेंज करके। बस याद रखना है कि बोल्ड हेडिंग में जो भी हेडिंग दे रहे हो वो बोल्ड में जाना चाहिए ब्लैक पेन से। तो ये जो है हमारा इंट्रोडक्शन डेमोक्रेसी से मतलब फंडामेंटल ड्यूटी से कोई भी क्वेश्चन आए, आपका ये जो पार्ट है इंट्रोडक्शन का वो सब में सेम जाएगा, बस चेंज होगी बॉडी, कंक्लूजन भी वही जाएगा। तो मेन किस पे फोकस करना है, बॉडी पे। मॉड्यूल 2 बहुत इजी है। मॉड्यूल 2 का अगर आप सिलेबस देखो मॉड्यूल 2 का, तो उसमें सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड ही टॉपिक्स हैं। तो इसको कवर करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि जो इंट्रो रहेगा वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एक ही जाएगा, क्वेश्चन कुछ भी पूछे बस बॉडी चेंज करना होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और कंक्लूजन भी वही जाएगा सेम ही। तो ये याद करना बहुत आसान है। तो इंट्रोडक्शन आप पढ़ लेना, इंट्रोडक्शन पहले बता चुकी हूँ। इसका सिग्निफिकेंस बॉडी में जाएगा, तो हम डिस्कस करते हैं इसके सिग्निफिकेंस को। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये सिटीजन्स को रिमाइंड करता है कि उनके पास सिर्फ राइट्स ही नहीं है, उनको राइट्स दी गई हैं उनके डिमांड पे, तो उन्हें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फुलफिल करनी होंगी एज अ सिटीजन्स। तो इसका सिग्निफिकेंस है, दे हेल्प इन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग पीपल। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये लोगों में डिसिप्लिन के सेंस को प्रमोट करता है और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाता है, एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है। ये सारा ड्यूटीज़ ये प्रमोट करता है कि हमारे अंदर एकता है, हमारे नेशन में एकता है, सब कोई मिलके अपने ड्यूटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, अपने ड्यूटीज़ को फॉलो कर रहे हैं एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और हारमोनी को एनकरेज कर रहे हैं। ये सिटीजन्स को इंस्पायर करता है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करें, अपने नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करें, नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करें, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें। ये एनकरेज करता है। ये हेल्प करता है पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कि कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी का मिसयूज़ ना हो। पब्लिक प्रॉपर्टी क्या क्या हो गई, जैसे बड़े बड़े मोनूमेंट्स हो गए, जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, तो ये सब चीज़ के पास जब आप जाएँ तो इस चीज़ को ख़राब ना करें, इसे बचाएँ। अगर कोई कर रहा है ख़राब तो उसे रोकें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मिसयूज़ करने से ये रोकता है। साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट करता है। साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट करना मतलब अंधविश्वास में भरोसा ना करना, साइंटिफिकली चीज़ को सोचना, सुपरस्टिशियस चीज़ों को इग्नोर करना। ये सिटीजन्स को मोटिवेट करता है कि अपने रिच हेरिटेज कल्चर जो पुराने टाइम से लोग करते आ रहे हैं या उस चीज़ को बना के रखा है तो आगे भी उस चीज़ को मेंटेन करें। जैसे हमारा नेशनल फोक डांसेस हो गया, सिंगिंग हो गया, इस चीज़ को प्रमोट करें, ना कि ऐसा करें कि ये चीज़ लुप्त हो जाए। ये आगे बढ़ते रहे और वर्ल्ड लेवल पे बढ़े। दे स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी बाय मेकिंग सिटीजन्स एक्टिव एंड अवेयर पार्टिसिपेंट्स। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये डेमोक्रेसी को भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। जितना ज़्यादा सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबल बनेंगे उतना ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे हर चीज़ में, इलेक्शन हो गया या किसी भी चीज़ में। दे एक्ट एज अ मोरल गाइड फॉर द बिहेवियर ऑफ सिटीजन्स इन सोसाइटी। ये एक गाइड की तरह है,
ये हमें गाइडेंस देता है कि हमें एज अ सिटीजन्स अपने सोसाइटी की तरफ कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, और लोगों को भी, अगर आपको पता है तो आप लोगों को भी बताइए। Conclusion, therefore fundamental duties are essential for building responsible society and ensuring स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ये आप कंक्लूजन डाल सकते हो, ऊपर में भी ये कंक्लूजन था, उसका भी लाइन्स आप ऐड कर सकते हो। इंट्रो कंक्लूजन सेम जाएगा, बार बार कह रहे हैं। फिर आता है फंडामेंटल ड्यूटीज आर द मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन्स। ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो, तो वही बात है, इंट्रोडक्शन सेम जाएगा, वही इंट्रोडक्शन, बॉडी चेंज होगा। बॉडी को लिखना नहीं है, ध्यान रखना है हम लोग को कि बॉडी लिखना नहीं है, बॉडी जस्ट आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। मेन हेडिंग आपको डालना है इंट्रोडक्शन, फिर ये जो सेकंड हेडिंग जाएगा आपका क्वेश्चन का जाएगा, मतलब मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, ये हेडिंग आपने बोल्ड करके यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद अपने आंसर्स को स्टार्ट किया। Moral obligations are duties that individual follow based on values and ethics, not fear of punishment. Moral obligation है ये हमारे जो ड्यूटीज़ है वो इंडिविजुअल को फॉलो करने के ऊपर बेस्ड के ऊपर बनाई गई हैं कि हम अपने वैल्यूज़, अपने नेशन के वैल्यूज़, एथिक्स को समझें और पनिशमेंट के डर से कुछ चीज़ों को ना करें। ऐसा नहीं है कि इसमें पनिशमेंट है, हम क्या बोले कि एनफोर्शिएबल नहीं है ये कोर्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ऐसा नहीं है कि अगर ये एनफोर्शिएबल नहीं है तो हम जा करके कुछ भी कर सकते हैं, अरे मेरे ऊपर तो केस होगा ही नहीं, जो करना है करो, ऐसा नहीं है। अपने एथिक्स वैल्यूज़ को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए और इसको फॉलो करना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉल इनटू दिस कैटेगरी बिकॉज दे आर नॉट एनफोर्शिएबल। ये इस कैटेगरी में आता है मॉरल ऑब्लिगेशन में, क्योंकि ये कोर्ट में एनफोर्शिएबल नहीं है। सिटीजन से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो विथ रिस्पेक्ट इस चीज़ को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इस चीज़ को फॉलो करें, जैसे नेशनल फ्लैग एंथम को प्रमोट करे, हारमोनी को प्रमोट करे। देखो वही सब चीज़ वापस से रिपीट हो रहा है। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इसको इसी तरह लिखना है, वो जो ऊपर वाला पॉइंट्स था सेम, हारमोनी बना के रखे, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे, और फिर अब कैरेक्टर बिल्डिंग होगा। अगर कोई भी इंसान अगर जिम्मेदार होता है तो उसका कैरेक्टर बिल्ड होता है, तो वो चीज़ है। अपने पर्सनल इंटरेस्ट के से ज़्यादा ऊपर नेशन के बारे में सोचें, ये सब सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद लास्ट में वही सेम कंक्लूजन डाल करके आंसर ख़त्म। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आ सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या है मेंशन करने के लिए। सेम इंट्रो, यहाँ पे तो अभी छोटा इंट्रो दिया गया है, लेकिन ऊपर जितना सारा इंट्रो दिया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड, वही सेम इंट्रो आप इसमें भी चिपका देना। ठीक है, फिर बॉडी में चला जाएगा टोटल 11 जो ड्यूटीज़ दी गई हैं। पहला कि नेशनल फ्लैग और एंथम का रिस्पेक्ट करना है, जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल थे जो हम लोग के नेशन को आज़ादी दिलाने में मदद किए हैं या उन्हें आज़ादी दिलाएं, उनके आइडियल्स को फॉलो करना है। जैसे गांधी जी का आइडियल्स था नॉन वायलेंस, तो उस चीज़ को अभी भी हमें फॉलो करना चाहिए। सोवर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करके रखना है, अपने कंट्री को डिफेंड करना है, जब भी ज़रूरत पड़े अपने कंट्री के खिलाफ़ नहीं जाना है, अपने कंट्री में भाईचारा बना करके रखना है, शांति बना करके रखना है, अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना है, नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, सुपरस्टिशन वाले चीज़ों को ना बिलीव करके साइंटिफिकली चीज़ें को प्रमोट करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करना है, वायलेंस को अवॉइड करना है और हर चीज़ में एक्सीलेंस अच्छा करना है। लास्ट जो 11 नंबर ड्यूटी था जो बताए थे आप लोगों को कि 86 अमेंडमेंट के तहत ऐड हुई है 2002 में, तो ये क्या था कि पेरेंट्स और गार्जियंस 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन मस्ट है प्रोवाइड करना, उन्हें शिक्षा देना ज़रूरी है, ये मस्ट है, ये ड्यूटी है उनकी। और लास्ट में सेम कंक्लूजन चिपका दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाई आर फंडामेंटल ड्यूटीज़ नॉन जस्टिशिएबल। वही सेम चीज़ दोहरा के आ रहा है, इसीलिए कह रहे हैं मॉड्यूल 2 बहुत ही इजी है, एक आंसर्स आप बहुत क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हो। सेम इंट्रो। अब आता है ये नॉन जस्ट, क्वेश्चन का मतलब क्या कि ये नॉन जस्टिशिएबल क्यों है। इसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के खिलाफ कोई जाए तो कोर्ट में केस क्यों नहीं हो सकता। तो नॉन जस्टिशिएबल का मतलब होता है कि कोई भी लीगल एक्शन इसके खिलाफ नहीं लिया जाएगा। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है, सिटीजन्स कैन नॉट गो टू एनफोर्स ड्यूटीज़, मतलब जैसे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई जाता है तो हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन ड्यूटीज़ में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये चीज़ नहीं है, हम कोर्ट नहीं जा सकते। ये जैसे गाइडलाइन है हमारे नेचर और इंडिविजुअल के नेचर को बिल्ड करने के लिए। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लीगली एनफोर्स ड्यूटीज़ लाइक प्रमोटिंग हारमोनी और डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर। ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रेशर वाली चीज़ हो जाएगी अगर इसे लीगली एनफोर्स कर दिया जाएगा, तो छोटे छोटे चीज़ों में केस होने लगेगा। इस वजह से इसे मोरली एक गाइडलाइन के रूप में लाया गया है।
देयरफॉर दे आर लेफ्ट टू अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स। कितने लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि हम लोग के पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है प्ले करने को, तो ये चीज़ है। हाउएवर कोर्ट्स ऑफन रेफर टू फंडामेंटल ड्यूटीज़ व्हाइल इंटरप्रिटेटिंग लॉज। तो कभी कभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी कोर्ट रेफर करता है। मेनी लॉज स्पेशली इन्वायरमेंट लॉज आर बेस्ड ऑन दीज ड्यूटीज़। बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो कि ड्यूटीज़ के ऊपर बने हुए हैं, जैसे इन्वायरमेंट लॉज। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये पॉलिसी मेकर मतलब जो भी कानून बना रहे हैं उनको एक गाइडलाइन के रूप में दर्शाता है कि वो इस ड्यूटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कानून को बनाएं। ये अवेयरनेस क्रिएट करता है सोसाइटी में और एक सिटीजन्स के बिहेवियर में भी इम्प्रूवमेंट लाता है। इवन विदाउट लीगल फोर्स दे इन्फ्लुएंस सिटीजन्स पॉजिटिवली। इसमें लीगल फोर्स नहीं है, बिना लीगल फोर्स का यूज़ किए बिना ये सिटीजन्स को इन्फ्लुएंस करता है इन अ पॉजिटिव वे। सेम कंक्लूजन डाल दो। इसका कंक्लूजन थोड़ा सा एक लाइन अलग रहेगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिशिएबल, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू गाइडिंग सिटीजन्स एंड सपोर्टिंग द लीगल एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे सजेशन का, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये मॉड्यूल 1 का है पार्ट, ठीक है। मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पहले मीनिंग डालेंगे, एज अ इंट्रो भी लिख लो, मीनिंग भी लिख लो, चलेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ये सबसे ऊपर है, बोले ना बियॉन्ड द लॉ, मतलब लॉ के ऊपर कोई नहीं है। ये डिफाइन करता है कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगी, क्या करेगी, पावर किसमें डिवाइड होगा, कैसे होगा, लेजिस्लेचर के पास क्या पावर होगा, एग्जीक्यूटिव के पास क्या पावर होगा, जुडिशरी के पास पावर क्या होगा, हमारे राइट्स क्या होंगे, हमारे ड्यूटीज़ क्या होंगे। सारी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है और हमें कॉन्स्टिट्यूशन के हित में ही चलना है। और वो जो लॉ बनाई जाएगी पार्लियामेंट में, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए भी बनाई जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कोई लॉ जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग ये राइट है कि वो जुडिशियल रिव्यू करके उस लॉ को हटा सके, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ किस पे बेस्ड होगा, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर कुछ नहीं है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अडॉप्ट किया गया था, मतलब लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये दुनिया में यानी अपने नेशन में जारी किया गया था, फोर्स में लाया गया था 26 जनवरी 1950 को। और जब ये जारी किया गया तो अपना इंडिया सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक हो गया। सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सोवरेन मतलब पहले ही बता चुके, बाहर के कंट्रोल से फ्री है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चूज़ करते हैं। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक मतलब कोई भी हायरार्की पावर नहीं है, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो चूज़ होगा वही राजा बनेगा। और राजा वाला सिस्टम ही नहीं है, यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर वाला सिस्टम है, जैसे यूके में राजा वाला सिस्टम है। अब आते हैं इसके मेन नेक्स्ट टॉपिक पे, फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स बताना है। फर्स्ट फीचर है कि ये रिटन है और डिटेली लिखा हुआ है। ये वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें 450 प्लस आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। तो ये बहुत रिटन है और डिटेल्ड है, सब कुछ बाकायदा लिखा हुआ है। बहुत सारे रिसोर्सेज से ये लिया गया है, बोरो किया गया है, जैसे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूके से, आयरलैंड से, कनाडा से। अभी हम लोग पढ़े थे यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया गया है, तो वही चीज़ है। फेडरल सिस्टम है विथ यूनिटरी बायस। फेडरल सिस्टम मतलब ये पावर को डिवाइड किया गया है सेंटर और स्टेट में। सेंटर के पास कुछ पावर है, स्टेट के पास कुछ पावर है, बट गिव्स मोर पावर टू द सेंटर। लेकिन यूनिटरी है, सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है, ये हमारे फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है। मतलब एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर के, जो लॉ बनाएगा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव वही फॉलो करेगा, जैसे ब्रिटिश मॉडल में है। हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये एक फीचर है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, ये भी प्रिंसिपल्स भी जो है एक गाइडलाइन है, ड्यूटीज़ की तरह ही जस्ट एक गाइडलाइन है। ये गाइडलाइन है जो लोग लॉ बनाते हैं उनके लिए, कि इस गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए वो लॉ बनाएं। ये भी नॉट एनफोर्शिएबल इन कोर्ट्स है, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। ये क्या करता है, गाइडलाइन है गवर्नमेंट को कि एक वेलफेयर स्टेट वो क्रिएट करने में हेल्प मिले। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जुडिशरी पे किसी का कंट्रोल नहीं है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर किसी का नहीं, ये सबसे सुप्रीम है। इसके ऊपर जुडिशरी किसको फॉलो करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को। फिर आता है सेकुलर और डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है, मतलब कोई भी
सिंगल रिलीजन नहीं है इंडिया का। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। सारे तरह के रिलीजन एक साथ मिलजुल के एक ही नेशन में रहते हैं। किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को ये फेवर नहीं करता, सभी कोई इक्वल है। सिंगल सिटीजनशिप है। हमारा जो सिटीजनशिप है वो सिंगल है, मतलब हम सिर्फ इंडिया के नागरिक हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया के नागरिक होते हुए भी वेस्ट बंगाल के नागरिक हैं, ऐसा नहीं। एक नेशन एक सिटीजनशिप, सेपरेट कोई स्टेट सिटीजनशिप नहीं दिया गया है हमको। अमेंडमेंट प्रोसीड्योर। अमेंडमेंट प्रोसीड्योर क्या होता है कि अगर कुछ चेंजेस करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि समय के साथ चीज़ें बदलती हैं तो चेंजेस आना ज़रूरी है, तो उसके लिए एक प्रोसीड्योर है अमेंडमेंट प्रोसीड्योर। ये आर्टिकल 368 में आता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को और फ्लेक्सिबल और स्टेबल बनाता है। फिर कंक्लूजन डाल देना है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द बैकबोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इट इंश्योर्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी अमंग ऑल सिटीजन्स। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? ये क्वेश्चन आपका साथ में आ सकता है, 10 मार्क्स प्लस 15 मार्क्स, कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट आर द फीचर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर्स ऑफ द रूलर गवर्नमेंट आर लिमिटेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब होता है कि जो सुप्रीम पावर है वो किसके पास है? कॉन्स्टिट्यूशन के पास है। और ये जो गवर्नमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन से बंधी हुई है, मतलब जो भी काम करेगी कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकती। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब ही यही है। इट एंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये लॉ के अकॉर्डिंग काम करेगी। रिस्पेक्ट द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द सिटीजन। जो भी राइट्स और लिबर्टीज सिटीजन्स को दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में उसको मद्देनजर रखते हुए ये काम करेगी। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बुक लिख करके, लंबा सा कानून लिख करके चले गए कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक लिविंग और गवर्निंग बॉडी है, मतलब इसको जो गवर्नमेंट है वो फॉलो कर रहा है, इसके ऊपर कोई नहीं है, इसीलिए इसे लिविंग बोला गया है। इसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? द इसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज लिमिटेड गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करता है कि वो ज़्यादा मिसयूज़ ना कर पाए पावर का। गवर्नमेंट्स पावर मस्ट बी कंट्रोल करके रखता है कॉन्स्टिट्यूशन, कि देख लो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ये है तभी उसके अकॉर्डिंग काम करो। ये मिसयूज़ करने से बचाता है और इंडिविजुअल के फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। ये रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा है, सेपरेशन ऑफ पावर के साथ खड़ा है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। डिफरेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन में? अ कंट्री में हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। हर कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो कर रहा है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखा है, ये ज़रूरी नहीं है। जो लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखें वही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑथोरिटेरियन रेजिम्स में हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो लोग ऑथोरिटेरियन फॉलो करते हैं उनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वो लोग डेमोक्रेटिक स्पिरिट को फॉलो नहीं करते, वो लोग डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करते। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को रियल लाइफ में प्रैक्टिस करना और फॉलो करना। इसका मेन प्रिंसिपल क्या है? रूल ऑफ लॉ बताया जा चुका है कि लॉ के ऊपर कोई नहीं है, पावर सेपरेट कर दिया जा चुका है, डिवीजन ऑफ पावर है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, चेक बैलेंसेज है, एक दूसरे को पावर को चेक करना और बैलेंस बना के रखना, और अगर कोई भी लॉ के खिलाफ जाए तो जुडिशियल रिव्यू है। कोर्ट इंश्योर करेगा कि गवर्नमेंट भी लॉ के खिलाफ, कानून के खिलाफ ना जाए, और ये सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करके रखता है। कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया एक तरह का, ये भी आप इंडिया का पॉइंट है कि इंडिया में कैसे फॉलो हो रहा है, तो ये हेडिंग डालना ज़रूरी है। इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज़ अचीव थ्रू द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग अपने गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रख रहे हैं, सुप्रीम स्टेज पे रख रहे हैं, इसीलिए कहा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंडिया में फॉलो हो रहा है, क्योंकि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट, सारी चीज़ें फॉलो हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो भी खिलाफ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के, पनिशमेंट कौन देगा? गार्जियन देगा, तो गार्जियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो ये चीज़ देखता है कि कोई भी लॉ को वॉयलेट ना करे। कंक्लूजन इसका है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हार्ट और सोल है हमारे डेमोक्रेसी का, और ये इंश्योर करता है कि हम अपने पावर को एक्सरसाइज करें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और इंडिविजुअल के राइट को रिस्पेक्ट करें। तो यही हमारा जो 10 क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट, ये ख़त्म होता है। आप इस पूरे मैराथन को अच्छे से देखें, टेलीग्राम चैनल में जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड करें, रेक्टिफाई जो भी चीज़ें मैंने ऐड की है वो रेक्टिफाई करके आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और ये 10 क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करके आप लोग जाएं, ठीक है, क्योंकि ये 10 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करें। आप लोग को ऑल द बेस्ट।
एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू। और आपका एग्ज़ाम्स कैसा जा रहा है, क्वेश्चंस इससे आए कि नहीं आए, सारी चीज़ें एग्ज़ाम्स के बाद आप लोग मुझे डायरेक्ट डीएम करें इस नंबर पे, और पीडीएफ ज्वाइन कर ले, जा करके टेलीग्राम ज्वाइन कर ले और पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।